जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट सबसे बढ़िया, सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट का टूल है। जैसे कि हमारे बुजुर्ग भी कहते थे, आपके पास 2 रुपये पड़े हैं तो एफडी करवा लीजिए, आपका पैसा भी सेफ रहेगा और 2 रुपये की रिटर्न भी आ जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम एफडी और इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, कब एफडी पर टैक्स देना पड़ता है, क्या आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ती है, और भी न जाने कितने सारे डाउट्स हैं हम लोगों के रहते हैं, कब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें नोटिस भेज सकता है, सारे के सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करना ना भूला करें, और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब भी कर लें, अभी तक नहीं किया है तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एफडी फिक्स डिपॉजिट एंड इनकम टैक्स प्रोविजन। दोस्तों, एफडी और इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या क्या टॉपिक्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, एफडी हमें क्यों करवानी चाहिए, एफडी का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है, एफडी पर क्या टैक्स बेनिफिट हमें मिल सकता है, लोन फैसिलिटी, कब हम एफडी के ऊपर लोन ले सकते हैं, कब हमारा टीडीएस कटता है, क्या हम इस टीडीएस को कटने से बचा सकते हैं, क्या जिन व्यक्तियों की एफडी है उन सभी को आईटीआर भरनी पड़ेगी, कब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है, सीनियर सिटीजन को एफडी पर क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, क्या एफडी करवाने के कुछ नुकसान भी होते हैं, कुछ यूजफुल टिप्स भी देंगे, और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वाई एफडी, हमें एफडी क्यों करवानी चाहिए। जैसे हमारे पुराने बुजुर्ग बोलते थे, अगर घर में कोई पैसा पड़ा है तो उसकी आप एफडी करवा लीजिए, 2 रुपये का इंटरेस्ट भी मिल जाएगा और आपका पैसा भी सेफ और सिक्योर रहेगा। तो ये पहला रीज़न है, सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है, सेफ्टी यहाँ पे आपकी रहती है। जैसे DICGC दोस्तों एक कॉरपोरेशन है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ये आपको 5 लाख रुपए की गारंटी देता है। जैसे कई बार हमें सुनने में आता है फलाना बैंक है डूब गया है, परेशान हो रहा है, वो घाटे में चल रहा है, ऐसी कोई भी मिस हैपनिंग होती है, बैंक डूबता है तो 5 लाख रुपए तक का पैसा आपका सेफ है, आपको गवर्नमेंट आपको देगी। और आजकल तो लॉकडाउन में बहुत सारे जो है इंटरेस्ट रेट कम हो गए थे सभी बैंकों के, अब अप टू 9% इंटरेस्ट आपको मिलता है, काफ़ी सारे बैंक आपको दे रहे हैं, अलग अलग टेन्योर के हिसाब से वो इंटरेस्ट रेट डिफाइन होता है, बट स्टिल आपको हैंडसम रिटर्न, आपको अच्छी रिटर्न यहाँ पे मिल जाती है। फ्लेक्सिबल टेन्योर्स है दोस्तों, आप 7 दिन से लेकर के 10 साल तक की एफडी करा सकते हैं, 1 महीने की, 6 महीने की, साल की, 2 साल की, तो वो आपकी मर्जी है आप कितने टाइम की एफडी यहाँ पे करवाना चाहते हैं। अब बात करेंगे टैक्स ट्रीटमेंट ऑन एफडी। एफडी के ऊपर कब टैक्स लगता है, तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, एफडी के ऊपर जो भी आप इनकम कमाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट इनकम है। और बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि सर हमने 5 साल की एफडी कराई है तो क्या मुझे 5 साल बाद टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो आपका इंटरेस्ट है ये क्वार्टरली अपडेट हो जाता है, मतलब 3-3 महीने में। अगर मान लो आपने कोई 5 साल की एफडी कराई है, आप सोचते हो कि भाई 5 साल बाद मेरी एफडी मैच्योर हो जाएगी, लेकिन हर साल आपको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो आपके 26 AS के अंदर, AIS के अंदर, TIS के अंदर शो हो जाएगा। अगर शो नहीं होता है तो आपको अपनी बैंक से एफडी का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना है कि सर मुझे कितना इंटरेस्ट मिला है इस साल में, वो मुझे बताइए, और मुझे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में दिखाना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको हर साल ही एफडी के ऊपर जो ब्याज लोगे उसको इनकम टैक्स की रिटर्न में दिखाना है, और आपको इसके ऊपर 0% टैक्स भी देना पड़ सकता है, और साथ में ही 30% टैक्स भी देना पड़ सकता है। सर ये क्या बात हुई, 0% 30%। तो दोस्तों आपकी जो एफडी है ये टैक्सेबल इनकम है, इतना जान लीजिए। इसका जो ब्याज होगा वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ जाएगा। जैसे आपको पता होगा 5 तरह के हेड होते हैं, सैलरी, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP और अदर सोर्स। तो अदर सोर्स के अंदर ये आपका जुड़ जाएगा। अब हम देखेंगे कि दोस्तों आपकी बाकी और इनकम कौन सी है। अगर आपकी बाकी की सारी इनकम मिलाकर के और ये एफडी का इंटरेस्ट मिलाकर के आपकी 10 लाख से ज़्यादा की अगर आपकी सारी इनकम चली जाती है तो इस एफडी के ऊपर आपको 30% जो है टैक्स देना पड़ जाएगा। और वहीं पे दोस्तों अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए या उससे कम है इस एफडी को मिला करके, तो सेक्शन 87A का आपने सुना होगा, एक रिबेट मिलती है, तो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, तो आपका टैक्स एफडी के ऊपर भी 0 हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों एफडी के ऊपर कब टैक्स देना पड़ता है ये आपको क्लियर हो गया है। ये आपकी बाकी सारी इनकम के हिसाब से डिफाइन करेगा, इसके ऊपर कोई फ्लैट रेट नहीं है कि 10%, 20%, 30%, जैसे आपकी इनकम है वैसे ही आपको टैक्स का ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। और टैक्स स्लैब के बारे में जैसे मैंने बताया था, अगर आप ओल्ड टैक्स स्लैब में जाना चाहते हैं तो 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है।
2.5 से 5 आपको 5% देना पड़ता है, 5 से 10 आपको 20% देना पड़ता है, और 10 लाख से ऊपर कोई भी इनकम है उसके ऊपर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। वहीं अगर आप न्यू टैक्स स्लैब में जाना चाहते हो, आपको पता है कि पिछले साल से न्यू टैक्स स्लैब जो है इंट्रोड्यूस कर दी थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, तो उसके अंदर अगर आप आना चाहते हो तो आपको न्यू टैक्स स्लैब में भी आपको 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, 2.5 से 5 5%, 5 से 7.5 10%, 7.5 से 10 15%, 10 से 12.5 20%, 12.5 से 15 25%, और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 2.5 लाख रुपए बढ़ाते जाना है, यहाँ पे 5% आपको बढ़ाते जाना है। इस तरह से इजीली आप न्यू टैक्स स्लैब के रेट है वो याद कर सकते हैं। तो आपको एफडी का जो भी इंटरेस्ट होगा आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। बाकी सारी इनकम मिलाने के बाद में आप कौन से टैक्स स्लैब में जाना चाहते हैं उस हिसाब से आपको इसके ऊपर टैक्स है देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं टैक्स बेनिफिट ऑन एफडी हैं। अगर हम एफडी भी करवाएं और उसके ऊपर टैक्स का बेनिफिट भी मिले तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। अगर सेक्शन 80C इनकम टैक्स का बोलता है, बहुत सारी एफडीज होती है वो टैक्स सेवर कैटेगरी में आती है। बहुत तरह के टाइप्स होते हैं एफडी के। अगर आप टैक्स सेवर एफडी करवाते हैं तो 1.5 लाख रुपए आपको इनकम टैक्स में छूट मिल जाएगी, आपकी इनकम कम हो जाएगी। दोस्तों ये आपको कम से कम 5 साल की टैक्स सेवर एफडी करवानी पड़ेगी। तो अगर मान लो आपकी 6.5 लाख रुपए इनकम है और 1.5 लाख रुपए की आपने ये एफडी करवा ली सेक्शन 80C के अंदर, तो छूट लेने के बाद में आपकी इनकम 5 लाख रुपए रह जाएगी। और जैसे हमने डिस्कस किया था 5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो इस तरह से जो करवाई गई एफडी है उसके ऊपर आप टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। मैं बता दूं दोस्तों, ये जो छूट है आपको अगर आपने 5 साल के लिए करवाई है तो हर साल नहीं मिलेगी। जिस साल आपने इन्वेस्टमेंट कराई है सिर्फ उसी साल ही आपको वो जो है इन्वेस्टमेंट पे ऊपर छूट मिल जाएगी 80C के अंदर। और जैसे हमने डिस्कस किया कोई भी एफडी हो उसके ऊपर जो आप कमाई करेंगे ब्याज की वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगी और आपकी अदर इनकम और टैक्सेबल स्लैब के हिसाब से आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा। एक और बात दोस्तों, अगर आपने ये टैक्स सेवर एफडी 5 साल से पहले ब्रेक कर दी तो जिस साल आपने ब्रेक करी उस साल की इनकम में आपकी जुड़ जाएगी और उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। मान लो 3 साल बाद आपको पैसे की जरूरत पड़ी और आपने एफडी तोड़ ली तो उसकी इनकम में 1.5 लाख रुपए ऐड हो जाएगा और उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो इस तरह से टैक्स बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। लोन फैसिलिटी की बात करते हैं दोस्तों, बहुत बार एडवाइज किया जाता है अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत पड़ गई है तो आप एफडी को तोड़ेंगे बाद में फिर करवाएंगे तो वो रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस भी हो जाती है और साथ में आपको पीनल इंटरेस्ट पेनल्टी भी देनी पड़ जाती है। तो आप क्या करें दोस्तों, आपको क्या करना है, जो आपकी एफडी है उसको वहाँ पे गिरवी रख दें और उसके ऊपर एक लोन ले सकते हैं, ओवरड्राफ्ट बोलते हैं इसको, ओडी लोन मिल जाएगा। ये एक तरह से सिक्योर्ड लोन होता है, आपको एफडी अमाउंट तक के 90% तक का जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा। अगर आपकी 1 लाख रुपए की एफडी है तो आपको 90,000 रुपये का वो बैंक है एफडी के अगेंस्ट लोन दे देगा। इसके अंदर दोस्तों अगर आपने टैक्स सेवर एफडी करवाई है जैसे अभी हमने डिस्कस किया था 5 साल वाली, या माइनर के नाम से कोई एफडी है बच्चे के नाम से, उसके ऊपर आपको ये लोन नहीं मिलेगा। बाकी सारी की सारी एफडी के ऊपर आपको लोन ले सकते हैं। इस लोन का इंटरेस्ट बहुत कम होता है दोस्तों। जैसे आपको पता होगा नॉर्मल हम पर्सनल लोन लेते हैं तो 12 13 14% तक इसका जो इंटरेस्ट चला जाता है, लेकिन अगर आपकी एफडी 6% के रेट पर है तो आपको 2% एक्स्ट्रा देकर के 8% पे आप लोन ले सकते हैं और उसको शॉर्ट टर्म के लिए हैं। इसमें और बेनिफिट क्या मिलेगा दोस्तों, आपको कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी है। नॉर्मल बैंक की अगर 1% भी प्रोसेसिंग फीस है तो 1 लाख का 1,000 रुपये चार्ज देना पड़ता है। आपको अपनी एफडी तोड़नी नहीं पड़ेगी और जल्दी ही आपको ये लोन मिल जाता है। फॉर्मेलिटी झंझट इसमें नहीं होते हैं और उस लोन की रीपेमेंट भी आप इकट्ठी भी दे सकते हैं, किस्तों में भी दे सकते हैं, वो भी आपके ऊपर है। तो इस तरह से आप बैंक की एफडी के ऊपर भी लोन फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है दोस्तों उसके ऊपर आपको टीडीएस कब कटवाना पड़ सकता है। तो टीडीएस जैसे हमने बताया था टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है। टीडीएस इनकम टैक्स की चोरी को रोकने के लिए है। अब मान लो आपने एक 10 लाख रुपए की एफडी कराई और उसके ऊपर अगर आप छोटा सा एग्जांपल 5% भी इंटरेस्ट रेट लेते हैं तो 50,000 रुपये आपकी जो इंटरेस्ट है 1 साल का आपका बनता है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कई बार इन्फॉर्मेशन नहीं जाती थी पहले कि आपने इतने रुपए का इंटरेस्ट कमाया है और आप उसको इनकम टैक्स की रिटर्न में नहीं दिखाते थे और आपका टैक्स स्लैब अगर 10% से ज़्यादा है तो 15,000 रुपये टैक्स की उसमें चोरी हो गई, नुकसान हो गया। तो टीडीएस बनाया था, बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप किसी भी बंदे को, किसी भी व्यक्ति को जिसने आपके पास एफडी करा रखी है वो आपके पास में इंटरेस्ट कमाता है तो आपको उसको टीडीएस काट के ही इंटरेस्ट देना है। लेकिन इसकी एक लिमिट है, वो है 40,000 रुपये। ये है 1 साल के अंदर दोस्तों और एक बैंक की लिमिट है।
अब मैं बता दूं आपको दोस्तों, अगर आपका SBI में अकाउंट है और वहाँ पर आपको 60,000 रुपये का एक साल में ब्याज मिल रहा है, तो इसका 10% आपका TDS 6,000 रुपये कट जाएगा और उसके बाद में ये जो अमाउंट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा हो जाएगा। 6,000 काटने के बाद आपको 54,000 रुपये आपकी FD अमाउंट में ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से हर बैंक की अलग अलग ये लिमिट है 40,000 रुपये। अगर मान लो आपका एक PNB के अंदर और एक SBI के अंदर, जैसे दो बैंकों में अलग अलग FD है और दोनों के अंदर 40,000 से कम का इंटरेस्ट 35,000 मिल रहा है, तो दोनों में से कोई भी बैंक TDS नहीं कटेगा। दोस्तों अगर आपका TDS नहीं कट रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसको इनकम में ऐड नहीं करना है, उसको आपको टैक्स नहीं देना है। तो बाकी ओवरऑल इनकम पे डिपेंड करेगा कि आपको उस इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स देना है या नहीं देना है। तो इस तरह से 40,000 के बाद में आपका TDS कटेगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है दोस्तों, 60 साल से ऊपर आपकी एज है, चाहे आपकी 80 साल से ऊपर हो, तो 50,000 रुपये ये लिमिट है, 10,000 रुपये फालतू है। तो आपका वो पैन नंबर होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आजकल तो FD खोलते ही नहीं है बिना पैन कार्ड के, तो पैन कार्ड होगा तो 10% TDS काटेगा। कई बार पुरानी FD कर रखी होती है दोस्तों, उसको आप संभालते नहीं हो, तो उसके ऊपर आपका 20% TDS कट जाएगा। और क्योंकि आपका पैन कार्ड नहीं है तो वो पैन कार्ड में जमा नहीं होगा TDS, तो आप उस TDS का रिफंड भी नहीं ले सकते हैं, उसको यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये नुकसान है। अगर आपकी FD करवा रखी है बैंक में कोई भी नई पुरानी, तो आप बैंक में ज़रूर पूछें कि सर मेरा TDS जो कटेगा वो मेरे पैन कार्ड में ही कटेगा, मेरा पैन कार्ड अपडेट है या नहीं है। बैंक आपको पूरे साल के खत्म होने के बाद में फॉर्म 16A जारी करके देगा। ये वैसे क्वार्टरली होता है, 3-3 महीने बाद भी आप ये फॉर्म ले सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट बैंकिंग वगैरह अगर आपके पास है तो वहाँ से ये डाउनलोड हो जाता है फॉर्म, और पूरे साल का भी दोस्तों आप इंटरेस्ट सर्टिफिकेट यहाँ से ले सकते हैं। जो भी आपका TDS कटेगा आपके फॉर्म 26AS में, AIS में और TIS में वहाँ पर शो हो जाएगा। आजकल तो दोस्तों आपका TDS कट रहा है या नहीं कट रहा है, अगर आपका 5,000 रुपये भी आपका FD से इंटरेस्ट आया, अगर आपका 500 रुपये भी इंटरेस्ट आया, तो TDS तो नहीं कटा, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन भी ऑनलाइन 26AS, AIS, TIS में बोल जाएगी और आपको उसको अपनी इनकम में ऐड। तो पहले TDS था टैक्स चोरी, अब AIS और TIS ये फॉर्म आए हैं, इसकी सहायता से भी टैक्स आपका जो है TDS टैक्स चोरी को रोका जा रहा है। अब हम बात करते हैं, आपको अगर TDS नहीं कटवाना है, वैसे तो बता दिया दोस्तों 40,000 से ऊपर आपका TDS कटेगा ही कटेगा। तो दोस्तों अगर फॉर एग्जांपल आपकी 50,000 रुपये की जो इंटरेस्ट की इनकम है और आपका 5,000 रुपये TDS काट लिया और आपकी बाकी कोई भी इनकम नहीं है, 2.5 लाख से कम इनकम है, तो क्या करना पड़ेगा, वो TDS आपका वेस्ट हो जाएगा या आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी और उस TDS को रिफंड लेना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको एक ऑप्शन दिया है कि अगर आपका 40,000 या 50,000 रुपये से ज़्यादा का ब्याज बनता है तब भी आपका TDS नहीं कटेगा। बट ओवरऑल इनकम आपकी दोस्तों क्या होनी चाहिए, आपकी मिनिमम एग्जम्पशंस लिमिट होती है एक, जो कि 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए होती है। अगर आपकी एज 60 साल से कम है तो 2.5 लाख रुपए, 60 साल से 80 साल तक 3 लाख रुपए और 80 साल से ऊपर 5 लाख रुपए है। अगर मान लो आपको दोस्तों आपकी इतनी FD है कि उसका 2 लाख रुपये है, तो 10% हिसाब से 20% TDS आपका कटन 20,000 रुपये TDS आपका कटना चाहिए। लेकिन आपकी इनकम ही 2.5 लाख से कम है दोस्तों और कोई भी इनकम नहीं है, तो आप उस बैंकर को फॉर्म 15G दे देंगे अगर आपकी एज 60 साल से कम है, और फॉर्म 15H दे देंगे अगर आपकी इनकम 80 साल से 60 साल से ज़्यादा है, तो आपका वो बैंक TDS नहीं काटेगा। ये आपको फाइनेंशियल ईयर के है फॉर्म, तो होगा कि आपका शुरू से ही वो अपडेट हो जाएगा और TDS नहीं कटेगा। कई बार दोस्तों बिटवीन आप साल के बीच में भी आपको पता लगता है कि मैंने फॉर्म HG देना था और आपका पहले से TDS नहीं कटा है, तो आप बीच में भी ये दे सकते हैं, वो बैंकर पर डिपेंड करता है दोस्तों। फॉर्म 15G मैंने बताया नॉन सीनियर सिटीजन के लिए, फॉर्म 15H बताया सीनियर सिटीजन के लिए। तो इस तरह से दोस्तों आप फॉर्म 15GH देकर के अपना TDS कटने से बचा सकते हैं। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है फिर भी आप TDS बचाना चाहते हैं, तो आपको एक से ज़्यादा बैंकों में FD करवानी है और उनका ब्याज इतना आना चाहिए कि 40,000 या 50,000 रुपये से कम हो, ताकि आपका कोई भी बैंक TDS ना काटे। लेकिन मैं फिर बता दूं दोस्तों, आप TDS कटने से तो बच सकते हैं, लेकिन उसको आपको इनकम में जोड़ना पड़ेगा और उसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बनती है, तो वो भी आपको देनी पड़ेगी। इसके साथ में ही बहुत सारे लोगों को ये भी एक क्वेश्चन या डाउट आया था कि सर ये जो लिमिट है 2.5 लाख रुपए की, ये ग्रॉस है या नेट है। तो मैं आपको डाउट क्लियर कर दूं दोस्तों, ये ग्रॉस इनकम है न कि नेट इनकम है।
अगर मान लो आपकी 3 लाख रुपए इनकम है और एटीसी वगैरह की छूट लेकर के 1 लाख रुपए आपकी एटीसी की छूट ले ली, तो आपकी जो इनकम है दोस्तों वो 2 लाख रुपए आ गई। तो 2 लाख रुपए 2.5 लाख से कम है, तो इस तरह से आपको इसके ऊपर भी टीडीएस कटवाना पड़ेगा। फॉर्म 15G और H नहीं दे सकते हैं। तो ये डाउट आपका क्लियर कर लें, अगर ऐसा मामला है तो आपको भी टीडीएस कटवाना है। अब हम बात करते हैं, अगर आपकी एफडी है और अगर आप इनकम कमा रहे हैं तो क्या आपको आईटीआर भरनी ज़रूरी है? तो मैंने जैसे शुरू में बताया था, हर व्यक्ति की एक लिमिट होती है। अगर आप 60 साल या उससे कम उम्र के हो तो 2.5 लाख रुपए, अगर आप 60 से 80 साल के बीच हो तो 3 लाख रुपए, अगर आप 80 साल से ज़्यादा हो तो 5 लाख रुपए। ये ग्रॉस टोटल इनकम है दोस्तों, जीटीआई। किसी भी छूट लेने से पहले सारे तरह की इनकम को मिलाने के बाद अगर 2.5 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम आ जाती है तो आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे मैंने बताया दोस्तों 5 लाख रुपए तक इनकम है तो कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी 3 लाख रुपए सैलरी की इनकम आ रही है और 1 लाख रुपए का अगर आपको ब्याज मिला तो आपकी टोटल 4 लाख रुपए इनकम हो गई और सेक्शन 87A के अंदर आपको वो सारा का सारा माफ़ हो जाएगा, कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन आपकी इनकम जो है 2.5 लाख से ऊपर चलेगी दोस्तों, तो 2.5 लाख से ऊपर जाने के बाद में आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी और गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि मेरी इतनी इनकम हुई थी। वहीं 3 लाख और 5 लाख रुपए लिमिट ये सीनियर सिटीजन के लिए हो गई है। एक और एग्जाम्पल दोस्तों, अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए है एफडी का इंटरेस्ट को मिलाने के बाद में और 1 लाख रुपए की आप छूट लेते हो यहाँ पे एलआईसी वगैरह की, तो 2 लाख रुपए, तो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा आपकी ग्रॉस इनकम देखनी है, ना कि छूट लेने के बाद देखनी है। तो इस केस में भी आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी। अगर आपकी इंटरेस्ट की इनकम और बाकी सारी इनकम मिला करके इस लिमिट से क्रॉस करती है तो आईटीआर भरनी पड़ेगी। एक और बात बता दूं दोस्तों, आप बैंक के अंदर फॉर्म 15G और H देना भूल गए थे, आपको 1 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट मिला था और कोई भी इनकम नहीं थी तो 10 टीडीएस काट लिया जाएगा। तो दोस्तों आपको आईटीआर भरनी तो मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आपकी 2.5 लाख से कम इनकम है तो वो 10,000 रुपये का जो टीडीएस है दोस्तों को वापस तो मंगवाना पड़ेगा। सरकार को तो नहीं दे सकते हम, तो उसको वापस मंगवाने के लिए आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी। आईटीआर भर करके उस अमाउंट का आप रिफंड ले सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है, सर हमारा ही पैसा है, खून पसीने का पैसा है, मेहनत का पैसा है, वो हम एफडी करवाएं कुछ भी करवाएं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या मतलब है, वो क्यों नोटिस भेजता है, हमें क्यों परेशान करता है? तो दोस्तों अगर टोटल एफडी 10 लाख से ज़्यादा की हो जाती है, नगद में 2 लाख से ज़्यादा की हो जाती है, तो जो भी बैंक है जिसके पास आप एफडी करवाएंगे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दे देगा कि भाई साहब मिस्टर एक्स ने 10 लाख से ज़्यादा की एफडी कराई है। तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये 10 लाख रुपए कहाँ से आए थे। आपको पता होगा बहुत सारे लोगों का ये डाउट क्वेश्चन रहता है कि सर मैं तो इनकम टैक्स के नोटिस के नाम से ही डरता हूँ। अब मैं एग्जांपल दूं, अगर आप रिटायर हुए हो ताज़ा और 50 लाख रुपए आपको रिटायर मिला है, वो सारा का सारा आपका ऑनलाइन शो भी हो रहा है और उस 50 लाख की आप एफडी करा देते हैं, तो वो बैंक इनकम टैक्स को सूचना दे, ईडी को दे, सीबीआई को दो, सीआईडी को दे, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा वो 1 नंबर का पैसा है। हम 1 मिनट में उसको प्रूव कर देंगे कि हमारा खुद का पैसा है। दूसरा बात दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, अगर नॉर्मली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी ऐसा नहीं है कि सभी को मुंह उठा करके नोटिस भेज देगा, वो आपके पुराने रिकॉर्ड्स देखेगा। उनको भी तो पता है इस व्यक्ति को रिटायरमेंट का फंड मिला है, इसने आईटीआर में दिखाया है, तो उसको उसका रिप्लाई मान करके कोई नोटिस देगा ही नहीं। तो ये जो लिमिट मैंने बताई 10 लाख रुपए दोस्तों, ये 1 फाइनेंशियल ईयर की है। अभी आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1/4/22 से 31/3/23, इसको फाइनेंशियल ईयर 22-23 बोलते हैं। अगर इस फाइनेंशियल ईयर में आपने एफडी कराई है तो आपको ये नोटिस आने की संभावना रहती है, इंक्लूडिंग ऑल बैंक पेन बेस। अब फिर से 2 डाउट आ जाते हैं दोस्तों। जो ये रिपोर्टिंग है वो तो बैंक वाइज करता है। अगर आपने एसबीआई बैंक में 9 लाख की एफडी कराई है और पीएनबी के अंदर 9 लाख रुपए की एफडी कराई है, तो ये 10 लाख से क्रॉस ना तो एसबीआई में हुआ ना पीएनबी में हुआ, तो ये दोनों ही बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं बताएंगे कि इन्होंने हमारे पास में इतने रुपए की एफडी कराई है। तो 9 18 लाख हो गया, 10 लाख से क्रॉस हो गया। लेकिन कई बार ये डेटा दोस्तों इंटरचेंज होता है, सभी में पैन कार्ड आपका जुड़ा हुआ है, तो ये डेटा इंटरचेंज होकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन इसको प्राप्त कर सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ तो यही रिपोर्टिंग है दोस्तों पेन वाइज। तो बैंक विल गिव डिटेल टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एसएफटी ट्रांजैक्शंस होती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करेगा आपने पिछली रिटर्न भरी है। अगर भरी है और आपके सोर्स या इनकम इतनी थी कि आप ये एफडी करवा रहे हैं, आपकी बैलेंस शीट है, तो उसमें देख लेंगे कि कितने फंड्स आपके पास थे, तो कोई इशू नहीं है। अदरवाइज आपको
नोटिस भेजकर ये पूछेंगे कि भाई साहब आपके पास ये जो पैसा कहाँ से आया था 10 लाख से ज़्यादा का। अगर आप बता देते हैं कि मेरा ये अमाउंट है, ये मैंने गिफ्ट लिया था, लोन लिया था, मेरा ही पैसा है, कैपिटल है, तो आप इजीली जवाब दे सकते हैं। आपको कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है, कोई दिक्कत का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ सकता है। अगर आप एक बैंक के अंदर बंद करा देते हैं एफडी, एसबीआई में आपकी एफडी थी, वहाँ पर आपको 5% ब्याज मिल रहा था, वहीं पर कोई प्राइवेट बैंक है वो आपको 8% का इंटरेस्ट दे रहा है, तो आप वहाँ से बंद करवा देंगे और यहाँ नई जो एफडी करवाएंगे वो भी दोस्तों न्यू एफडी मानी जाएगी। एक रिन्यूअल ऑफ एफडी होता है और एक न्यू एफडी होता है, तो ये रिन्यूअल नहीं माना जाएगा, ये आपकी न्यू एफडी मानी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं, इफ़ आपको सोर्स पूछा गया, इनकम टैक्स ने पूछा कि ये पैसा एफडी का कहाँ से आया था, तो आप बता देंगे मेरी पुरानी पूंजी थी, मैंने गिफ्ट लिया है, मैंने लोन लिया है, कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं बता पाते हैं कि ये पैसा एफडी का आपके पास कहाँ से आया था, तो डिपार्टमेंट उसको अनडिस्क्लोज्ड इन्वेस्टमेंट मान देगा। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपने डिस्क्लोज नहीं की, हमें बताई नहीं और हमें पता लग गई है, तो उसके ऊपर आपको हैवी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी देनी पड़ सकती है, जो कि 83% हो सकता है। 10 लाख की एफडी का 8,30,000 रुपये वो आपसे पेनल्टी बना सकते हैं और आपको जो है चार्ज कर सकते हैं। अभी फेसलेस असेसमेंट हो गया दोस्तों। लॉकडाउन के बाद में आपको पता होगा लोकल ऑफिसर का जो प्रभाव है ख़त्म हो गया है। आपको क्या करता है, आपको ऑनलाइन ही नोटिस आएगा, मेल पे, रिप्लाई पे। कई बार तो हम मेल या मैसेज चेक नहीं कर पाते हैं और हमने उसका रिप्लाई नहीं दिया तो ऑनलाइन ही उसकी जो है प्रोसीडिंग चालू कर देंगे और हमें डिमांड नोटिस निकाल देंगे। बाद में आपको या तो उसको भरना पड़ेगा या अपील वगैरह में जाना पड़ेगा। तो पहले से ही आप सचेत रहें, सावधान रहें, ऐसा कोई मामला आने ही ना दें। आए तो उसको प्रॉपर किसी टैक्स प्रोफेशनल से या आप अपनी सुविधा के अनुसार उसका रिप्लाई करें, उसको जो है प्रॉपरली डील करें। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन की। इससे पहले दोस्तों इनकम टैक्स के नोटिस के बारे में काफ़ी वीडियोज़ हमने पहले भी बनाई है, अच्छा प्यार दिया है, तो उनको भी अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन को क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। ATTT होता है दोस्तों, एक तो ये सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज पर आपको 10,000 रुपये की छूट प्रदान करता है। इतने रुपए की छूट आपको मिल जाती है। और वहीं पर सेक्शन 80TTB है, ये 10,000 से 50,000 रुपये तक की छूट देता है दोस्तों। ये आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, आपको एफडी और सेविंग का ब्याज मिला करके 50,000 रुपये इनकम में से घटा दिया जाएगा। तो इस तरह से अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 3 लाख रुपए तक तो वैसे ही आपकी इनकम माफ़ है और 50,000 रुपये ये और माफ़ हो जाएगा। तो सीनियर सिटीजन को 3.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। वहीं पर सुपर सीनियर सिटीजन हो तो 5 लाख प्लस 5 लाख के ऊपर 50,000 रुपये और 5,50,000 रुपये का जो आपको इंटरेस्ट है वो यहाँ पे एग्जम्प्ट हो जाएगा। उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ में सीनियर सिटीजन को दोस्तों आपने नोट किया होगा, बहुत सारे बैंक 0.5% से लेकर के 1% तक का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देते हैं। ये क्यों देते हैं? क्योंकि उन्हें पता है ये व्यक्ति जो है सारी उम्र इसने कमाया है, इसकी मेहनत की कमाई है, इसके हार्ड अर्न फंड्स हैं, उसके ऊपर हमें इसको कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट देना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों सीनियर सिटीजन को एक तो ब्याज की छूट मिल जाएगी इनकम में और साथ में ही उसको जो है एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी वहाँ पे मिल जाएगा। अब कुछ डिसएडवांटेज भी हैं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि हर चीज़ के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान नहीं है। तो सबसे पहले मनी विल बी लॉक्ड फॉर ए पीरियड। आपने 5 साल की एफडी करा ली है और आपको अगले ही साल पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो आप मुंह उठा करके देखते रहिए। वैसे तो मैंने ऑप्शन बताया था, आप एफडी को ब्रेक कर सकते हैं, आप उसका जो है उसके ऊपर लोन ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी लिक्विडिटी का थोड़ा सा वो है नुकसान आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। पीनल इंटरेस्ट फॉर प्री मैच्योरिटी। दोस्तों 5 साल की एफडी अगर आप टैक्स सेवर में करवाते हो और उसको तोड़ देते हो अगले साल तो आपकी इनकम में वो सारा का सारा जुड़ जाएगा। अगर आप नॉर्मल एफडी को तोड़वाते हो तो 5% की एफडी है तो 1% घटा करके आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 4% ही इंटरेस्ट मिलेगा। और आप टैक्स 30% के टैक्स स्लैब में आते हो तो 4 × 12 1.2% आपका टैक्स लग जाएगा, 2.8% आपको सेविंग का ब्याज ही वहाँ पे मिलेगा और आप रिपोर्टिंग के झंझट में भी पड़ जाओगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है आपको अपने फंड के ऊपर, रिलेटिवली लो इन्वेस्टमेंट है। बाकी सारी चीज़ों में हम देखते हैं, शेयर मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, और भी आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, उसमें अच्छा रिटर्न आपको मिलता है शेयर मार्केट, गोल्ड में, म्यूचुअल फंड में। लेकिन यहाँ पे आपको लॉकडाउन में तो बहुत कम 4% तक इंटरेस्ट हो गया था, अब तो फिर भी 7-8% बढ़ाया है इन्होंने, लेकिन स्टिल लो इंटरेस्ट रेट है जो कि आपकी इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करता है। इन्फ्लेशन महंगाई दर दोस्तों मैंने आपको डिस्कस किया था, अगर करंटली 9% है, ये 12 से 15 भी हो जाती है
और आपकी एफडी के ऊपर जो ब्याज है 8% है, तो आपकी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा है। मनी बढ़ गई आपकी, आपका 1 लाख रुपए 8% के हिसाब से 1,08,000 रुपये अगली बार हो जाएगा, लेकिन वो आइटम ही 1 लाख रुपए वाली 1,15,000 की हो गई, तो ये 1,08,000 आपका बढ़ा हुआ भी कोई काम का नहीं हो गया है। फॉर्म 15 जीएच आप देना भूल जाते हो, आपका टीडीएस कट गया है। तो अगर मान लो आपका 1 अप्रैल या अप्रैल में टीडीएस कट गया आपका अप्रैल 2022 में, तो वो टीडीएस दोस्तों आपको अप्रैल 2023 के बाद में मिलेगा रिफंड आपका, क्योंकि आईटीआर चालू होएगी वो साल खत्म होने के बाद। अप्रैल के बाद में भी नहीं दोस्तों, मई जून तक आपको ये जो टीडीएस है आपका अपडेट होगा, और उसके बाद में 1 साल का लंबा इंतजार आपको करना पड़ेगा। कुछ यूजफुल टिप्स देना चाहूँगा मैं दोस्तों। ट्राई टू कीप सोर्स ऑफ द एफडी मेड। आप एफडी 100 रुपये की करवाइए या 1 करोड़ की करवाइए, आपको आपकी एफडी का सोर्स प्रूफ रखना है कि ये पैसा कहाँ से आया था, आपकी खुद की सेविंग थी, आपको पेरेंट्स से मिला, गिफ्ट मिला है, लोन मिला है। तो दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप अपना प्रूफ मेंटेन करके रखिए। अगर आप एक सैलरी एम्प्लॉयड हो, आप कर्मचारी हो या बिजनेसमैन हो, तो आपके नाम से इनकम आती है, तो अपने नाम से एफडी ना करवाएं, क्योंकि आपको 30% टैक्स देना पड़ सकता है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, बाकी सारी इनकम मिला करके आपकी जो ये इनकम है 10 लाख से ऊपर चली जाती है, तो आपको दोस्तों 30% टैक्स है उसका देना पड़ जाएगा। और आपकी मनी है आपके पेरेंट्स, इफ़ मनी इज ऑफ योर पेरेंट्स एंड यू आर 18+, देन मेक श्योर टू गिफ्ट राइट डीड। अगर दोस्तों मान लो आपके पास में 10 लाख रुपए फालतू के पड़े हैं, आप अपने पेरेंट्स को दे देते हो या पेरेंट्स आपको दे देते हैं और उसकी गिफ्ट डीड बनवा लेते हो, आप 18 साल से ऊपर हो, पेरेंट्स आपको देते हैं, तो वो पैसा आपका माना जाएगा, आपके पास फंड का प्रूफ हो गया कहाँ से आया, और आपकी और कोई इनकम नहीं है तो इसके ऊपर टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं दोस्तों, अपनी वाइफ के नाम से एफडी करा देते हैं और उस वाइफ के नाम से कोई भी इनकम नहीं होती है, तो इनकम टैक्स का सेक्शन 64 क्लबिंग ऑफ सेक्शन अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गया दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लग गया कि ये केस है, तो आपकी सारी की सारी इंटरेस्ट की इनकम को आपकी इनकम में जोड़ लिया जाएगा और आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा। उसके ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी भी डिपार्टमेंट मांग सकता है। तो आप डायरेक्ट अपनी हाउस वाइफ के नाम से एफडी मत कराइए, या तो उनके नाम से आईटीआर भर के इनडायरेक्टली उस पैसे को वहाँ पे पहुँचाइए, ताकि ये प्रूफ हो जाए कि ये पैसा आपकी वाइफ का है, 1 नंबर का है। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप अलग हो, आपकी वाइफ अलग है, सभी का पैन कार्ड अलग अलग ही ट्रीट होता है। तो क्लबिंग ऑफ सेक्शन का भी आपको ध्यान में रखना है। और FAQs दोस्तों फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, जो बार बार पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, बहुत डाउट्स होते हैं इस क्वेश्चनों पर लोगों के। तो वो क्वेश्चन दोस्तों हम कब डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चन हम आने वाली वीडियो में आपसे वादा करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से उन क्वेश्चंस को बताएंगे कि एफडी के ऊपर और भी ज़्यादा क्वेश्चंस डिटेल में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों आपको तब तक हमें सब्सक्राइब कर लेना है, नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। बहुत ही मेहनत से, बहुत ही प्यार से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करें, ताकि वो अगली FAQs वाली वीडियो में हम उसको भी इंक्लूड कर दें। ऐसे सभी व्यक्तियों में ये वीडियो को शेयर करना है जिन्होंने एफडी कराई है, कराने वाले हैं, या आपके घर में कोई ऐसे व्यक्ति हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों एफडी और इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन थे वो सब रिजोल्व हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को आपको उन सभी व्यक्तियों के साथ में शेयर करना है जिन्होंने एफडी करवा रखी है या एफडी करवाने वाले हैं। साथ में ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर करें, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास समय से पहुंचती रहे और हमारा भी हौसला बढ़ जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।